हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिद्धि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आय। इनकम क्या होती है, आय क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। बिना इनकम के तो लाइफ गुजर करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। देखिए, पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन को भली प्रकार समझने के लिए प्रस्तुत खंड में हम लोग पारिवारिक आय, उसके प्रकार, उसके जितने प्रकार हैं, पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, ग्रास और कैरल के अनुसार पारिवारिक आय क्या है? मुद्राओं, वस्तुओं, सेवाओं, संतोष का प्रवाह है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूर्ण करने, उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु परिवार द्वारा व्यय किया जाता है। पारिवारिक आय के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। पारिवारिक आय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौद्रिक आय, मनी इनकम। देखिए, मौद्रिक आय का प्रवाह परिवार में मुद्रा, रुपए, पैसों आदि के रूप में होता है। परिवार को मौद्रिक आय वेतन, मजदूरी, ब्याज के लाभ आदि से प्राप्त होती है। जो मौद्रिक आय है वो किससे प्राप्त होगी? वेतन है, मजदूरी है, ब्याज के लाभ आदि से प्राप्त होती है। मुद्रा एक महत्वपूर्ण अमानवीय संसाधन है। तो मुद्रा कैसा है, इस बात को याद समझ लेना, अमानवीय संसाधन है। मुद्रा परिवार और परिवार के सदस्यों के लिए मूल्यवान होती है। भाई, पैसा है, मुद्रा है, तो वो परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट है और परिवार के सदस्यों के लिए, कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। भाई, बिना पैसे के कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि इससे उनके पास क्रय शक्ति आ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि का क्रय कर सकते हैं, जो हर परिवार की आवश्यकता होती है। फिर आती है वास्तविक आय, रियल इनकम। ग्रास और कैरल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो किसी परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। तो ग्रास और कैरल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं की उस प्रवाह को कहते हैं जो किसी परिवार को एक निश्चित समय के उपभोग के लिए प्राप्त होती है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है। जो हमारी वास्तविक यानी रियली में जो इनकम होती है वो वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है, और जो मौद्रिक आय को व्यय करने से मिलती है। जो हमारी मौद्रिक आय है उनको व्यय करेंगे, देंगे, खर्च करेंगे तो मिलेगी। वास्तविक आय के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय, देखिए, प्रत्यक्ष आय से अर्थ उन समस्त वस्तुओं, सेवाओं से है जो परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त हो जाती है। तो जो हमारी प्रत्यक्ष आय होती है उससे अर्थ उन समस्त वस्तुओं, सेवाओं से है जो परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग के प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को यदि रहने के लिए मकान मुफ्त में मिल जाए, कोई कर्मचारी है उसे रहने के लिए मकान मुफ्त मिल जाए, तो वो उसकी क्या है? प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। अप्रत्यक्ष आय क्या है? अप्रत्यक्ष आय से अर्थ उन समस्त वस्तुओं, सेवाओं से है जो कि परिवार के सदस्यों को किसी वस्तु के बदले में, साधारणतः मुद्रा के बदले में प्राप्त होती हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय से भोजन की सामग्री, कपड़े, वाहन आदि खरीदता है, तो यह सब वस्तुएं क्या हैं? अप्रत्यक्ष वास्तविक आय हैं। दूसरा आता है मानसिक आय। मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को समृद्ध किया जाता है। जो मानसिक आय है उसके अंतर्गत व्यक्ति जो है उसकी जो वास्तविक आय है उससे जितना भी संतोष मिल रहा है उसको समृद्ध करते हैं। परिवार के सदस्यों को संतोष की अनुभूति तब होती है जब प्राप्त आय का उपभोग सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। मानसिक आय की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। जो मानसिक आय है उसकी प्रकृति कैसी है? व्यक्तिगत होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचियों और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो रुचियां हैं, आवश्यकताएं, वो डिफरेंट होती हैं। उन्हीं के अनुसार उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। इसलिए देखा जाता है कि व्यक्तियों की समान वास्तविक आय होते हुए भी मानसिक आय क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कुछ व्यक्तियों को टेलीविज़न देखना, चाय पीने से अधिक संतोष मिलता है। कुछ बच्चों को टेलीविज़न देख लो तो उनको बहुत संतोष मिलेगा। चाय पीने से किसी को बहुत हुड़क लगी रहती है चाय, तो इनको क्या, ये मानसिक संतोष मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसी को कम। तो देखिए, मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को
सम्मिलित किया जाता है। जो मानसिक आय है, हमें वास्तविक आय जो मिल रही है उसको हम कहीं खर्च कर रहे हैं, उससे हमें जो संतोष मिल रहा है, मेंटली जो खुशी मिल रही है वही। परिवार के सदस्यों को संतोष की अनुभूति तब होती है जब प्राप्त आय का भोग सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करेंगे। बिल्कुल है, जितने परिवार के सदस्य उनकी जितनी भी नीड्स हैं उनको ध्यान में रख के हम उसका खर्च करेंगे। मानसिक आय की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि आवश्यकता डिफरेंट होती है, उन्हीं के अनुसार उन्हें संतोष प्राप्ति होती है। किसी को टीवी देखने संतोष मिलता है, किसी को नहीं, किसी को खाना बनाने संतोष मिलता है, किसी को नहीं। तो उसमें हम कहाँ खर्च कर रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिले। आय के स्रोत, पारिवारिक आय के प्रकारों से परिचित होने के बाद हम आपको आय के स्रोतों से अवगत कराते हैं। आय प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं, कुछ प्रमुख स्रोत हैं। पारिवारिक आय के प्रकारों से परिचित होने के बाद आइए हम आपको आय के स्रोतों से अवगत कराते हैं। आय प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं, कुछ प्रमुख स्रोत हैं, देख लेते हैं। मजदूरी वह आय जो श्रमिक और मजदूर को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? मजदूरी। जो मजदूरी है, भाई काम कर रहे हैं। आपके घर में जब मकान बनता है, मजदूर आता है तो क्या करता है? काम करता है, बालू उठाएगा, ईंटा उठाएगा, सब उठाएगा और फिर आपका घर बनाएगा। मजदूरी। तो वह आय जो श्रमिक या मजदूर को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे मजदूरी कहते हैं। मजदूरी दो प्रकार की होती है, कार्य अनुसार, दूसरी समय अनुसार। जब श्रमिक के द्वारा दिया गया कार्य के अनुसार उसे मजदूरी दी जाती है तो उसे कार्य अनुसार दिया जाता है। यानी जब कोई श्रमिक है, उसको कोई कार्य दिया गया और उसके अकॉर्डिंग उसका मजदूरी दे रहे हैं तो ये कार्य अनुसार मजदूरी होगी। जब कार्य के समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है, यानी कि व्यक्ति को हमने कहा 5 घंटा काम करना, उसने 5 घंटा काम किया तो समय को देख के हमने उसे मजदूरी दी, तो उसे क्या समय मजदूरी कहेंगे। श्रमिकों को मजदूरी में दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक रूप से भुगतान किया जाता है। मजदूरों में मुद्रा के साथ साथ कभी कभी अन्य सुविधाएं जैसे भोजन, निःशुल्क शिक्षा आदि भी दी जाती हैं। वेतन, जिन कार्यों में शारीरिक श्रम की तुलना में मानसिक श्रम अधिक लगता है उनके प्रतिफल में मिलने वाली आय को वेतन कहते हैं। जो भी कार्य है उसमें शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक लग रहा है तो उनके प्रतिफल में मिलने वाली आय को वेतन कहेंगे। वेतन मनुष्य की योग्यता, कुशलता, शिक्षा, अनुभव आदि के अनुसार कम या अधिक होता है। वेतन प्रायः मानसिक प्राप्त होता है। वेतन में वृद्धि भी होती रहती है। वेतन में कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है जैसे बोनस, मकान, यात्रा भत्ता, किराया या लगान। भूमि, मकान, खेत आदि की सेवाएं प्रदान करने के बदले में मिलने वाली आय को किराया, लगान कहते हैं। ब्याज क्या है? पूंजी के विनियोग के बदले मिलने वाली आय को ब्याज कहते हैं। पूंजी दी, उसका किसी ने उपयोग किया और उसके बाद हमने क्या, कोई आया आपसे पूंजी मांगी, आपने दिया, आपने कहा इतने दिन में लौटाओगे और इस ब्याज के साथ, तो ये क्या है? ब्याज। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी धनराशि बचती है उसे किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी उद्योग में विनियोग कर दिया जाए तो उसके मूलधन के अतिरिक्त कुछ प्रतिदान मिलता है जिसको मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के समय अनुसार एक साथ दिया जाता है। बोनस क्या है? ये कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त आय है। बहुत सी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक या एक से अधिक बार संस्था के कुल लाभ में से कुछ धनराशि दी जाती है, उसे बोनस कहते हैं। बोनस की आय संस्था के लाभ पर निर्भर करती है। जो बोनस की आय है वो किसके? संस्था के लाभ पर निर्भर करेगी। फिर आता भत्ता। बहुत सारी संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्तों से लाभान्वित किया जाता है जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता आदि। पेंशन और ग्रेजुएटी। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जो आय प्राप्त होती है उसे पेंशन कहा जाता है और यह कर्मचारियों को जीवन भर प्राप्त होती है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है और यह आय कर्मचारियों के वेतन पर निर्भर करती है। भाई कितना कोई कर्मचारी है तो उसका वेतन कितना है उसी के आधार पर निर्भर करेगी कि पेंशन कितनी देनी है। पेंशन मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती है। पेंशन वेतन के समान हर माह मिलती है। जो पेंशन है वो वेतन के समान हर माह मिलती है। ग्रेजुटी को अनुग्रह राशि भी कहा जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को जो एक मुश्त धनराशि दी जाती है उसे ग्रेजुटी कहा जाता है।
बीमारी दुर्घटना से प्राप्त राशि बहुत सारी संस्थाओं में कर्मचारियों को असमांकित दुर्घटनाओं बीमारी के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो बीमारी है दुर्घटना में प्राप्त जो राशि है बहुत सारी संस्थाओं में कर्मचारियों को अचानक से दुर्घटना और बीमारी के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। यह सुरक्षा कर्मचारियों को या उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति बीमार है तो उसकी दवाइयों डॉक्टर का खर्चा संस्था उठाती है। कर्मचारी यदि कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब कोई कर्मचारी है तो उसके बच्चों की और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या दी जाती है? आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपहार, देखिए उपहार किसी विशेष दिन या उत्सव पे दिया जाएगा। भाई रोज़ रोज़ तो उपहार कोई दे नहीं देगा। जैसे आपका बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, विवाह हो गया, विभिन्न अवसरों पर वस्तुओं मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। उपहारों से होने वाली आय क्या होती है? नियमित नहीं होती है। आप ये सोचो कि बस हमको उपहार मिलते रहे उससे हमारी आय नियमित हो जाए, ऐसा नहीं है। उपहारों से मिलने वाली आय नियमित नहीं होती। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वास्तविक आय की मात्रा। सबसे पहले जो वास्तविक आय है, जो हमारी जो सचमुच की आय है वो कितनी है? सेवा, वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है, सेवाओं से वस्तुओं से प्राप्त होगी। जो मौद्रिक आय को व्यय करने से प्राप्त होती है। वास्तविक आय एक महत्वपूर्ण कारक है जो पारिवारिक आय को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए राम और श्याम की मौद्रिक आय समान है, परंतु राम को दफ्तर की तरफ से रहने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। उसके बाद खेती के लिए ज़मीन है, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है तो बच्चों को स्वयं पढ़ाती है, जबकि श्याम को किराए के मकान में रहना पड़ता है। अनाज और सब्जियां भी स्वयं खरीदनी पड़ती हैं, बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजना पड़ता है। तो राम और श्याम की समान मौद्रिक आय होने के बाद भी दोनों के जीवन स्तर में काफ़ी अंतर है। इसीलिए जब आप लोग पूछते हो कि मैम कैसे पढ़े, कैसे मैनेज करें, तो देखिए सबका स्तर अलग अलग होता है, इसलिए आपको खुद डिसाइड करना होता है कि मैं पढ़ना कैसे है। तो राम की वास्तविक आय श्याम की तुलना में अधिक है। मतलब ये है कि आपको 50 हज़ार आपको भी मिलना है, 50 हज़ार आपकी बहन को भी मिलना है, पर यह है कि आपकी जो हस्बैंड है वो कम पढ़े लिखे हैं या आप कम पढ़े लिखे हो, जो भी बात है, तो आपको ट्यूशन लगवानी पड़ रही है। दूसरा है उसको ट्यूशन नहीं लगवानी पड़ रही है। आपका किराए का मकान है, उसका खुद का मकान है। आपका खेती नहीं है, उसके बाद खेती है, तो समान वेतन मिल रहा है पर दोनों का स्तर अलग अलग है। मुद्रा की क्रय शक्ति, देखिए मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है? किसी भी देश की मुद्रा शक्ति उसके देशवासियों के रहन सहन को निर्धारित करती है। कोई भी देश है उसकी जो मुद्रा है उसकी शक्ति उसके देशवासियों के रहन सहन कैसा स्टैंडर्ड है, क्या है, इसको निर्धारित करती है। जिस देश की मुद्रा शक्ति अधिक होती है उस देश के देशवासियों के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। तो जिस देश की मुद्रा शक्ति अधिक होगी तो उस देश के देशवासियों का जो रहन सहन का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ की मुद्रा की क्रय शक्ति भारत की मुद्रा की क्रय शक्ति की अपेक्षा अधिक है, जिसके फलस्वरूप वहाँ देखा जा गया है कि अमेरिका के परिवारों का रहन सहन का स्तर भारत के परिवारों से अच्छा होता है। परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय परिवार के मुखिया व अन्य सभी सदस्यों पर निर्भर करती है। जो परिवार की कुल आय है, परिवार का जो मुखिया है, अन्य सदस्य हैं, इन पर निर्भर करती है। जिस परिवार में अधिक सदस्य कमाते हैं उस परिवार की कुल आय अधिक होती है और रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होगा। भाई अगर आपके घर में 5 खाने वाले और 1 कमाने वाला है तो भाई उस हिसाब से स्तर होगा। और पता चला 5 कमाने वाले 1 खाने वाला है तो परिवार का स्तर उस हिसाब से होगा। सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग, सामुदायिक सेवा जैसे पुस्तकालय, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस हो गया, विद्यालय, महाविद्यालय आदि का उपयोग करके व्यक्ति पारिवारिक आय में वृद्धि करता है। इन सेवाओं का उपयोग करके व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय की बचत कर सकता है। व्यक्ति अपने बच्चों की सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाकर, बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में कराकर मौद्रिक आय में बचत कर सकता है। कुशल गृह प्रबंधक, किसी भी परिवार की व्यवस्था गृहिणी के द्वारा की जाती है। कोई भी परिवार है उसकी व्यवस्था गृहिणी के द्वारा की जाएगी। एक कुशल गृहिणी कम आय में भी परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है। एक कुशल गृहिणी है उसकी आय भी कम है फिर भी परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है। कुशल गृहिणी वह होती है जो श्रम और समय के महत्व को समझे। श्रम क्या है?
समय क्या इसके महत्व को समझे। यदि गृहिणी पढ़ी लिखी है तो नौकरी करके मौद्रिक आय अर्जित कर सकती है, या फिर घर में ट्यूशन पढ़ाकर सिलाई करके पारिवारिक आय को बढ़ा सकती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो ऐसे कार्य करके भी अपना बढ़ा सकती है। पारिवारिक जीवन चक्रीय अवस्थाएं और धन का उपयोग। देखिए, जो फैमिली जीवन चक्र की जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं और धन का उपयोग क्या है, ये देखते हैं। पहला है परिवार की प्राथमिक बुनियादी और फैमिली जो है आपकी, वो समाज की प्राथमिक बुनियादी व सार्वभौमिक इकाई है। परिवार सम्मिलित रूप से निवास करने वाले रक्त संबंधियों का वह समूह है जिसमें विवाह गोद लेने वाले परिवार की स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। देखिए, परिवार समाज की प्राथमिक बुनियादी और सार्वभौमिक इकाई है। परिवार सम्मिलित रूप से निवास करने वाले, परिवार जो है वो सम्मिलित रूप से निवास करने वाले रक्त संबंधियों का वह समूह है जिसमें विवाह व गोद लेने वाले, विवाह या गोद लेने वाले परिवार की स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। विवाह कर लिया या गोद ले लिया तो वो व्यक्ति भी सम्मिलित है। परिवार में रह के व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाई, हम सभी अपनी फैमिली में रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित। प्रारंभिक अवस्था यह वह अवस्था है जो विवाह के बाद स्टार्ट होती है। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है कि जैसे आप हो अभी 25 साल के हो, 26 साल में आपकी शादी कर दी। अब क्या शादी कर दी तो आप नवविवाहित दंपत्ति बन गए, आपकी फैमिली स्टार्ट हुई। पर इसमें क्या होती है, आय की मांग भी कम से कम अधिक हो जाती है। इस अवस्था में आय की मांग जो होती है वो कम से अधिक हो जाती है। भाई, आप अकेले हो, वाइफ आएगी तो खर्चे बढ़ेंगे, पर इसमें समय रहता है, समय आपके पास रहता है, इसमें समय अधिक होता है और आय की मांग बढ़ जाती है, धन की मांग बढ़ जाती है। अकेले के खर्चे और 2 हो जाते हैं, उसके खर्चे अलग होते हैं। फिर आपका आता है विस्तृत अवस्था। देखिए, विस्तृत अवस्था क्या हो जाता है कि यह पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था परिवार के प्रथम शिशु के जन्म से आरंभ होती है। विस्तृत अवस्था में क्या होता है, नए शिशु का आवागमन होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है इस अवस्था में, और उसके साथ ही समय बचता ही नहीं है। छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं, उनकी देखभाल में कितना पैसा जाता है। डायपर ले लो, आजकल तो तमाम चीज़ें हो गई हैं बच्चों को परवरिश के लिए। शिशु पालन में पूर्व स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय। इस अवस्था में आय की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें जो आपका धन है उसकी मांग बहुत बढ़ जाएगी। भाई, पहले तो 2 थे, 2 से 3 हो गए, 3 हो गए, और जितना 2 लोग का खर्चा नहीं उतने 2 लोग के बराबर तो एक बच्चे में आजकल खर्चा हो जाता है। तीसरा, संकुचित अवस्था। संकुचित देखो नहीं, संकुचन जैसे हम लोग सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहे हैं। संकुचित मतलब सिकुड़ जाना। तो वैसे इस अवस्था में बच्चों का व्यावसायिक समायोजन हो जाता है, माता पिता की सेवानिवृत्ति हो जाती है। यानी बच्चे जो हैं वो अपना एक चुन लेते हैं, उन्हें बिजनेस करना है कि नौकरी करना है, क्या उन्हें करना है, आखिर उनको लाइफ में करना क्या है वो हो जाता है। माता पिता भी हैं भाई, किसी जॉब में है गवर्नमेंट, तो वो रिटायर हो जाते हैं और इस अवस्था में माता पिता पुनः फिर अकेले हो जाते हैं। भाई, इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे अपने अपने काम पे लग गए, बच्चों की शादी हो जाएगी, वो अपनी लाइफ में चले गए। भाई, अगर लड़की है तो दूसरे घर चली जाएगी, लड़का है तो बहू आएगी, और इसमें क्या होगा, माता पिता फिर जो है वो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आजीविका हेतु विवाह हो जाने के पश्चात घर से बाहर चले जाते हैं। आजकल आप न्यूक्लियर फैमिली बहुत देख रहे हो। अगर लड़का बाहर जॉब करता है, फिर वाइफ अगर समझदार फैमिली है भाई तो भेज देना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर कुछ लोग होते नहीं भेजते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इस अवस्था में आय की मांग कम हो जाती है, और इस अवस्था में आय की मांग कम हो जाती है भाई, एक क्या होता है कि उम्र भी घट जाती है, और फिर माता पिता के इतने शौक टॉक भी नहीं रहते हैं, और बच्चे अपना खुद ही कमा लेते हैं, बस उनको अपना ही खर्चा होता है, और वो भी खर्चा अधिकतर बीमारी में जाता है। तो इसमें क्या आय की मांग कम हो जाती है। अगर पूछा जाए किस अवस्था में आय की मांग कम हो जाती है, तो आपकी संकुचित अवस्था है, इसको याद रखना। पारिवारिक जीवन चक्र ये भी पढ़ाऊंगी आपको। तो
तो ये था आपका आय का टॉपिक आज का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसका अभी आय का थोड़ा बाकी है, वो कंप्लीट करा दूँगी। धन प्रबंधन कैसे करते हैं, तो इसी के साथ ये धन प्रबंधन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, यानी मनी को मैनेज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।